साल 1908 का समय एक किताब छपती है और रातों रात तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत में इतनी खलबली मच जाती है कि उस किताब की सारी प्रतियां जब्त करके जला दी जाती हैं। बिल्कुल। हुक्मरानों की तरफ से लेखक को सीधा अल्टीमेटम मिलता है कि अगर भविष्य में दोबारा कलम उठाने की जरूरत की ना तो सीधे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। सही बात है। और उस दिन सत्ता के खौफ और उन पाबंदियों के बीच एक लेखक की मौत होती है। हाँ, और जन्म होता है उस शख्सियत का जिसे आज पूरी दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये है कि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। मतलब ये एक पूरी वैचारिक रणनीति का बदलाव था। एक ऐसा फैसला जिसने तलवार या सीधे टकराव की जगह समाज की सोई हुई चेतना को झकझोरने के लिए स्याही को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो आज की इस गहराई से की गई पड़ताल का हमारा विषय यही महान कथाकार और समाज सुधारक है। हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही शानदार खजाना मौजूद है। बिल्कुल। उनके शुरुआती जीवन के कुछ बेहद प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो विकिपीडिया से लिए गए हैं। साथ ही उनकी कहानियों में छिपी सामाजिक और नैतिक चेतना का विश्लेषण करने वाला एक इंटरनेशनल जर्नल यानी IJCRT का शोध पत्र है। और इन सब से ऊपर हमारे पास उनकी एक बेहद ही मार्मिक कहानी है। हाँ, नेकी। जी, उसका मूल पाठ भी हमारे पास है। तो आज हमारा मिशन केवल एक लेखक की जीवनी पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे कोई अपनी कलम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक सोए हुए समाज को जगाने और उसे एक नैतिक दिशा देने के लिए कर सकता है। देखिए, साहित्य को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन दस्तावेजों से जो बात उभर कर आती है ना वो ये है कि प्रेमचंद का साहित्य सिर्फ वो आईना नहीं था जो समाज के चेहरे की गंदगी दिखा दे। उनका साहित्य उस आईने के साथ साथ एक तौलिया भी थमा देता था। अच्छा? ताकि उस गंदगी को साफ करने का एक रास्ता भी मिल सके। क्या बात है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस इंसान के असल जीवन से करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों को पलटे तो ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि जिसे दुनिया उपन्यास सम्राट कहती है उनका अपना जीवन किसी दुखद कहानी से कम नहीं था। जी, उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनका बचपन संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है। महज 7 साल की कच्ची उम्र में उनकी मां का निधन हो गया और फिर 16 साल की उम्र में पिता का साया भी सिर से उठ गया। हाँ, और जैसे इतना काफी नहीं था, 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। घर गृहस्थी और कर्ज का पूरा बोझ एक किशोर के कंधों पर आ गिरा। मैं सोच रही थी कि ये कितने बड़े व्यक्तिगत संघर्ष रहे होंगे। बिल्कुल। और ये कोई साधारण ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। शोध पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि यही उनके पूरे साहित्य की नींव है। मतलब उनकी कहानियों का आधार। हाँ, प्रेमचंद ने किसानों, क्लर्कों और समाज के सबसे निचले पैदान पर खड़े शोषित वर्ग का जो दर्द उकेरा वो कोई दूर से बैठ के किया गया ऑब्जर्वेशन नहीं था। सही बात है। उन्होंने उस जमींदारी व्यवस्था की क्रूरता को, सौतेली माँ के व्यवहार को और गरीबी की मार को अपनी नसों में महसूस किया था। जब वे पूस की रात में किसान की ठंड से ठिठुरती रात का जिक्र करते हैं तो वो असल में उनकी अपनी जीवी तकलीफों का ही एक विस्तार होता है। बिल्कुल। ये तो एकदम किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है ना, जो सिस्टम से लड़ने के लिए अपनी पहचान बदल लेता है। हाँ, कह सकते हैं। हमने अभी बात की कि कैसे सोजे वतन, जिसका मतलब है राष्ट्र का विलाप, उसके प्रतिबंधित होने के बाद भविष्य में लिखने पर पाबंदी लग गई थी। जी, और फिर दयानारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने नवाब राय से अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ नाम बदल लेने से एक लेखक की कलम की ताकत बदल जाती है? मेरा मतलब है, क्या उनका व्यक्तिगत दुख उन्हें समाज के दर्द को समझने की शक्ति देता है? देखिए, ताकत नहीं बदलती, लेकिन निशाना बदल जाता है। नवाब राय के रूप में वे सीधे ब्रिटिश सरकार से टकरा रहे थे, जो कि एक बाहरी दुश्मन था। प्रेमचंद बनकर उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक समाज अंदर से सड़ा हुआ है, मेरा मतलब है जब तक छुआछूत, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और किसानों का शोषण जारी है, तब तक बाहरी आजादी का कोई अर्थ नहीं है। एकदम सही। सेवा सदन या प्रेमाश्रम जैसी रचनाओं के जरिए उन्होंने अपने दुख को एक व्यापक सामाजिक दस्तावेज में बदल दिया। और यहीं से उस भारी भरकम शब्द की एंट्री होती है जिस पर आज के शोध पत्र ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ये सुनने में जितना एकेडमिक लगता है, इसका मतलब उतना ही दिलचस्प है। हाँ,
इस शब्द को अगर सरल भाषा में तोड़ें तो यथार्थवाद का मतलब है समाज की वो नंगी और कड़वी सच्चाई जो जैसी है वैसी ही दिखा दी जाए। अच्छा, और आदर्श? और आदर्श का मतलब है वो स्थिति जो होनी चाहिए। प्रेमचंद केवल समस्या दिखाकर पाठक को निराशा में नहीं छोड़ते थे। उनका मानना था कि समाज में वास्तविक बदलाव केवल बाहरी व्यवस्था या कानून से नहीं आ सकता। तो फिर बदलाव कैसे आएगा? वो तब आता है जब मनुष्य के भीतर सोई हुई नैतिक चेतना जागती है। जैसे अगर हम ईदगाह कहानी की बात करें, एक छोटा बच्चा हामिद अपनी दादी के लिए मेले में खिलौने या मिठाई की जगह चिमटा खरीदता है जी, जो उसके बाल मन के त्याग को दर्शाता है। और नमक का दरोगा में मुंशी वंशीधर भारी रिश्वत के सामने भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। या फिर पंच परमेश्वर में जहां जुम्मन शेख ये साबित करते हैं कि न्याय के आसन पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इन सारे उदाहरणों में एक सूत्र समान है, इंसान का असली कद उसके चरित्र और उसके नैतिक फैसलों से तय होता है। पर क्या ये थोड़ा यूटोपियन या ख्याली पुलाव नहीं लगता? कैसे? मतलब ये सोचना कि केवल एक इंसान के अंदर की नैतिकता पूरे भ्रष्ट सिस्टम को बदल सकती है, खासकर ठाकुर का कुआं या सदगति जैसी कहानियों के संदर्भ में, जहां जातिगत भेदभाव और छुआछूत का यथार्थ बहुत क्रूर है। ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो प्रेमचंद का साहित्य वर्ग संघर्ष को केवल आर्थिक लड़ाई नहीं मानता। तो फिर वो क्या है? वो एक नैतिक संघर्ष है। वे अपनी कहानियों में शोषित वर्ग को नैतिक रूप से उच्च और स्वाभिमानी दिखाते हैं, जो धन की सत्ता को अपनी ईमानदारी से चुनौती देते हैं। अच्छा, और ये नैतिक चेतना का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ठोस तरीके से उनकी प्रसिद्ध कहानी नेकी में सामने आता है। बिल्कुल, ये कहानी इसी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी की पृष्ठभूमि सावन के महीने की है, कीरत सागर का किनारा है और गुड़ियों का मेला लगा है। पंडित चिंतामणि की पत्नी रेवती अपने 7 साल के बेटे हीरामन के साथ वहां जाती है। और यहाँ पंडित जी की एक खासियत बहुत रोचक है। हाँ, वो 25% से ज्यादा सूद लेना गलत मानते थे। हाँ, ये उनकी अपनी एक अलग नैतिकता थी। खैर, मेला चल रहा है, अचानक हीरामन काई लगी सीढ़ियों से फिसलकर गहरे पानी में गिर जाता है। और यहाँ भीड़ का मनोविज्ञान देखिए, कोई बचाने नहीं कूदता। बिल्कुल नहीं। किसी को अपने कपड़ों की चिंता है तो किसी को अपने बालों की। तभी अचानक एक अजनबी घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। पानी के अंदर वो 3 गोते लगाता है। हाँ, पहले में टोपी, दूसरे में छड़ी और तीसरे में वो बच्चे को निकाल लाता है। और डॉक्टर ने बाद में बताया था कि अगर 2 मिनट और हो जाते तो बच्चा मर जाता। बाप रे। लेकिन इस घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो ये है कि वो अजनबी बिना अपना नाम बताए वहां से गायब हो जाता है। यही वो नेकी है जो बिना किसी प्रतिफल की मोहताज है। लेकिन प्रेमचंद यहाँ रुकते नहीं हैं। हाँ, कहानी 20 साल आगे छलांग लगाती है। पंडित चिंतामणि अब बूढ़े हो गए हैं और वो बच्चा हीरामन अब एक हष्ट-पुष्ट नौजवान और घर का मालिक बन गया है जी। और वो 20,000 रुपए की एक बड़ी बोली लगाकर श्रीपुर गांव खरीदता है और रातों रात जमींदार बन जाता है। और गांव पहुंचते ही उसे धन का नशा चढ़ जाता है। बिल्कुल, वो गांव जाकर सबसे नजराने की उम्मीद करता है। 500 रुपए इकट्ठे भी हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आसामी आता है। और वो बूढ़ा आसामी कोई और नहीं बल्कि तखत सिंह है, वही अजनबी इंसान जिसने हीरामन को डूबने से बचाया था। जी, लेकिन हीरामन तो उसे पहचानता नहीं और तखत सिंह बिना नजराना दिए या झुके बैठ जाता है। हीरामन को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाता है। तखत सिंह भी बहुत स्वाभिमान से कहता है कि उसने ऐसे 20 जमींदार देखे हैं और वो अपनी लाठी उठाकर वहां से चला जाता है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो बच्चा कभी डूबने से बचा था, वही अब ताकत और धन के नशे में अंधा होकर अपने ही रक्षक का शोषण करने पर उतारू है। ये सत्ता और अहंकार का एकदम क्लासिक चक्र है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ मानव मनोविज्ञान की परतें खोलते हैं। सत्ता का नशा कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को भी अत्याचारी बना देता है। हाँ, क्योंकि हीरामन पहले गरीब असामियों की मदद करता था। सही कहा। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। हीरामन की मां रेवती श्रीपुर आती है और उसकी दोस्ती तखत सिंह की पत्नी यानी ठकुराइन से हो जाती है। ये बहुत मार्मिक हिस्सा है।
रेवती ठकुराइन को बताती है कि वो अपने बेटे को बचाने वाले उस अजनबी के नाम पर हर साल 100 रुपए निकालती है। अब तक 2000 रुपए हो गए हैं ताकि उसका मंदिर बनवा सके। और ये सुनते ही ठकुराइन रो पड़ती है। पर वो सच नहीं बताते। नहीं, क्योंकि वो अपने पति के उसूल जानती है। इधर हीरामन तखत सिंह को बेदखल कर देता है, उसके खेत नीलाम करवा देता है। बारिश में तखत सिंह का घर गिर जाता है, उसकी गाय मलबे में दबकर मर जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन वो हीरामन के पास दया की भीख मांगने नहीं जाता। यहाँ मुझे थोड़ा अतिशोक्ति लगती है। मेरा मतलब है, कोई इंसान अपने परिवार को भूख और बीमारी से मरते हुए देख ले, लेकिन अपने किए गए एक उपकार का जिक्र तक न करे। क्या आज के जमाने में नेकी कर दरिया में डाल की यह कहावत व्यवहारिक है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। प्रेमचंद के पात्रों का स्वाभिमान उनकी आर्थिक स्थिति से कहीं बड़ा होता है। तखत सिंह जानता था कि अगर वो एहसान जता देगा तो वो नेकी एक व्यापार बन जाएगी। ओहो। प्रेमचंद यही संदेश देना चाहते थे कि असली नैतिकता किसी स्वार्थ या रिटर्न की मोहताज नहीं होती। जब रेवती मदद के लिए रुपए लेकर तखत सिंह के पास जाती है तो वह यह कहकर मना कर देता है कि मरते दम गुनाहगार न करो। ये स्वाभिमान की चरम परीक्षा थी। और हीरामन उसका गिरा हुआ घर देखकर मुस्कुराता है। अंत में तखत सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, उसकी विधवा उपले बेचकर गुजारा करती है, लेकिन वो भी रहस्य नहीं खोलती। जी, ये स्त्रियों के चरित्र चित्रण का वो हिस्सा है जहाँ वे नैतिक मूल्यों की सबसे बड़ी रक्षक होती हैं। बिल्कुल। और अंत में जब वो मरने वाली होती है तब हीरामन को बुलाकर अपने पति की हड्डियां और सुहाग का सिंदूर प्रयागराज भेजने को कहती है। और पता है, साथ में सफर का खर्च भी देती है। सच में रोंगटे खड़े कर देता है। फिर रेवती को सपना आता है कि कीरत सागर में छलांग लगाने वाला व्यक्ति तखत सिंह ही था। और तब जाकर हीरामन का अहंकार टूटता है। अंततः हीरामन उसी जगह पर तखत सिंह के नाम का शिवाला, कुआं और धर्मशाला बनवाता है। आज के इस विश्लेषण से ये एकदम साफ होता है कि मुंशी प्रेमचंद केवल एक कहानीकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज के एक गहरे मनोवैज्ञानिक और सुधारक थे। बिल्कुल। उनकी रचनाएं याद दिलाती हैं कि बाहरी चकाचौंध या धन दौलत से ज्यादा अहम इंसान का चरित्र और उसकी आंतरिक नैतिकता होती है। और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर एक छोटी सी मदद करने के बाद भी लोग 10 तस्वीरें खींचकर वाहवाही लूटना चाहते हैं, प्रेमचंद का साहित्य हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि असली नेकी क्या है। सही बात है। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कल्पना कीजिए, उम्मा अगर किसी महान नेकी या बलिदान के बारे में दुनिया को कभी पता ही न चले, तो क्या फिर भी वो नेकी की जाएगी? क्या अच्छाई का वजूद तभी तक है जब तक उसे देखने वाला कोई हो, या खामोश अंधेरे में की गई भलाई ही इंसानियत की असली पहचान?